साथियों नमस्कार। तो आइए आज अपन एसीपी एग्जाम के सिलेबस को डिटेल में बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में आपने प्रोग्रामर के सिलेबस के थ्रू तैयारी की होगी। आप में से काफ़ी लोगों ने प्रोग्रामर का सिलेबस भी देखा होगा, प्रोग्रामर की तैयारी भी की होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए आज अपन एसीपी के सिलेबस की बात करते हैं, क्योंकि 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें प्रोग्रामर और एसीपी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, या हम कहें 1.5 पेपर ऐसा है जिसके अंदर प्रोग्रामर और एसीपी दोनों के जो सिलेबस है उसके अंदर कॉमा और डॉट का डिफरेंस भी नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमारे पास 2 पेपर्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों ही पेपर्स सेम डे होते हैं, आधा घंटे 1 घंटे या 2 घंटे के गैप के बाद। दोनों पेपर्स 100 नंबर के होते हैं और 2-2 घंटे के होते हैं। कोई इंटरव्यू इसके अंदर नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और 6600 ग्रेड पेपर है, जो कि एक बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती है राजस्थान सरकार के अंदर। टोटल पेपर जो है वो इंग्लिश में आता है, तो हमें इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना होगा। हिंदी मीडियम की हम यहां पर बात नहीं कर सकते। हम में से बहुत साथी हिंदी मीडियम के हो सकते हैं, तो उन्हें शुरू से ही थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस इंग्लिश की करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 के अंदर आपके पास थोड़ा सा पोर्शन है जो रीजनिंग का है और थोड़ा सा पोर्शन जीके का है। रीजनिंग का ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल वही है जो आईए और प्रोग्रामर के सिलेबस के अंदर था। तकरीबन 10% पोर्शन रीजनिंग और जीके का मिलाकर आता है। इसलिए हमें यहां पर जीके की, क्योंकि आईटी में हम ये मान के चलते हैं कि बहुत ज़्यादा आईटी वाले जीके नहीं पढ़ते, जीके उनकी थोड़ी कमज़ोर होती है। ये मान के चलते हैं कि लगभग 8-10 क्वेश्चन जीके के, 8-10 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स के आने की उम्मीद रहती है। इसके बाद अगर टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे आते हैं तो पेपर 1 के अंदर पहला टेक्निकल सब्जेक्ट हमारे पास है डीबीएमएस। जैसा डीबीएमएस के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं बेसिकली डीबीएमएस की 3 लेयर्स हैं, फिजिकल लेयर, लॉजिकल लेयर या कंसेप्चुअल लेयर एंड देन व्यू लेयर। हमारे पास एसीपी के सिलेबस के अंदर ये तीनों लेयर्स हैं। मतलब क्या हुआ? फिजिकल लेयर, डेटा स्टोर कैसे होता है, बी ट्री में होगा, बी प्लस ट्री में होगा, हैशिंग क्या होगी, वगैरह वगैरह। कंसेप्चुअल लेयर, क्या स्टोर करना है, जो कंप्लीट डेटाबेस डिजाइन है। और व्यू लेयर, हमें क्या चाहिए। तो अगर हम सिलेबस को देखें, सबसे पहले जब अपन बात करते हैं ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, किस तरीके से ईआर डायग्राम को टेबल्स में कन्वर्ट किया जाता है, टेबल्स किस तरह बनाई जाती हैं, तमाम डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल वगैरह। देन डेटाबेस डिजाइन की जैसे ही हम बात स्टार्ट करते हैं, हम बात स्टार्ट करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। हालांकि लिखा हुआ नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी चाहिए। फंक्शनल डिपेंडेंसी से ही अपना काम स्टार्ट होगा। फंक्शनल डिपेंडेंसीज के साथ में बहुत सारे इश्यूज और हमें मिलते हैं। कीज के कंसेप्ट यहां पर आ जाते हैं, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, फॉरेन की वगैरह। इसी के साथ में नॉर्मलाइजेशन अपना आ गया। डेटा टाइप्स की बात हम करते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स, किस किस टाइप के एट्रीब्यूट्स हमारे पास हो सकते हैं।
सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट वगैरह वगैरह, जो भी आप एट्रीब्यूट्स के टाइप डीबीएमएस के अंदर पढ़ते हैं। देन कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एंड लॉजिकल डेटाबेसेज की हम बात करते हैं। लॉजिकल डेटाबेस जहां पर हम डीबीएमएस इंडिपेंडेंट बात करते हैं, फिजिकल डेटाबेस जहां पर कि हम डीबीएमएस स्पेसिफिक बात करते हैं। देन हमारे पास डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, उनके कंसेप्ट्स। देन डेटा एग्रीगेशन एंड रिलेशनल अलजेब्रा, एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग एसक्यूएल, यहां पर आपके डायनेमिक एसक्यूएल, एम्बेडेड एसक्यूएल, वो तमाम चीजें भी आ जाती हैं। देन होस्ट लैंग्वेज इंटरफेस, किसी भी लैंग्वेज के साथ अगर हमें डीबीएमएस को टच करना है, डीबीएमएस के साथ काम करना है, सपोज आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना चाहते हैं और ओरेकल डेटाबेस को काम में लेना चाहते हैं, या आप जावा में प्रोग्राम लिखना चाहते हैं और आप ओरेकल डेटाबेस को काम में लेना चाहते हैं, तो किस तरीके से हम एक लैंग्वेज के साथ में डेटाबेस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। देन आपके पास एम्बेडेड एसक्यूएल जैसा हमने बात की, स्टोर्ड प्रोसीजर्स, जो फंक्शंस हम लिखते हैं डीबीएमएस के अंदर, ट्रिगर्स एंड व्यूज, ट्रिगर्स जो आपके इवेंट्स होते हैं, किसी भी एक्शन पर जो इवेंट अकर होना है दैट इज ट्रिगर, व्यूज जो आप बनाते हैं क्रिएट व्यू कमांड से, और भी जो आपके पास व्यू से रिलेटेड दूसरे फीचर्स हैं। देन हम बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स एंड असर्शंस। असर्शन भी एक तरीके का कंस्ट्रेंट ही होता है, वो कंडीशन जो कि हमेशा आपकी सेटिस्फाई होनी है, दीज आर असर्शंस। तो ये एक पार्ट है। हम थोड़ा आगे बढ़े तो हम बात कर रहे हैं इंटरनल ऑफ आरडीबीएमएस। इंटरनल से हमारा मतलब है हाउ दैट डेटा इज बीइंग स्टोर्ड, डेटा कैसे स्टोर होगा। फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन इन सीक्वेंशियल, इंडेक्स, रैंडम, हैश फाइल्स, किस तरीके से हैश फाइल्स के अंदर हम डेटा को स्टोर करेंगे, सीक्वेंशियल मॉडल में कैसे करेंगे, इंडेक्स कैसे, सीक्वेंशियल इंडेक्स कैसे काम में लेंगे वगैरह। देन हमारे पास इन्वर्टेड एंड मल्टीलिस्ट स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, बी ट्री, बी प्लस ट्री की हम बात करते हैं, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, जॉइन एल्गोरिथम की हम बात करते हैं, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन एंड क्वेरी प्रोसेसिंग, इन तमाम चीजों की अपन बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, कंकरेंसी कंट्रोल एंड रिकवरी मैनेजमेंट। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग हम पढ़ते हैं, एसिड प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, सीरियलाइजेबिलिटी हम पढ़ते हैं, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी अपन पढ़ते हैं। ये तमाम चीजें आपके पास यहां पर आ जाती हैं। देन आप जो कंकरेंसी कंट्रोल आप पढ़ रहे हैं उसमें लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल, टू फेज लॉकिंग वगैरह जो अपन पढ़ते हैं, इसके अलावा टाइम स्टैम्प से रिलेटेड आपके पास आ जाते हैं, वर्जन से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स अपने आ जाते हैं वगैरह वगैरह। हम केवल वर्ड टू वर्ड नहीं चल सकते ऐसे एग्जाम्स के अंदर, और ये बहुत बड़ा एग्जाम है, ये बहुत बड़ा एग्जाम है, ये हमें मान के चलना पड़ेगा, हमें अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से करनी होगी। इसके बाद अगर आगे चलते हैं, हम कहते हैं भाई डिफरेंट जो सर्वर्स, मल्टी यूजर, मतलब क्या हो गया कि मल्टीपल यूजर्स आपके डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं, इस तरीके का डेटाबेस हमें बनाना है। मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस के कंटेक्स्ट में हम उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर क्लाइंट इंटरफेस इन डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन एनवायरनमेंट, जहां पर कंप्लीट एप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मोर देन वन मशीन्स, वहां से हम डेटाबेस के साथ किस प्रकार से काम करेंगे, डेटाबेस हमारा किस तरह से इनके साथ इंटरेक्ट करता है। ये तमाम चीज जो है ये हमारे पेपर 1 के पार्ट 1 जो डीबीएमएस है उसके अंदर होता है। पेपर 1 के अंदर जो दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास है दैट इज नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग के अंदर हम ये नहीं मान सकते कि बहुत छोटी छोटी चीजें जैसे कि टोपोलॉजीज है, लैन, मैन, वैन, ये छोटी छोटी चीजें हम उम्मीद नहीं करते कि ऐसे एग्जाम्स के अंदर हमें कोई हेल्प करती है। पढ़ना तो पड़ता है, पढ़ना तो चाहिए, लेकिन हम उसी को नेटवर्किंग नहीं मान सकते। नेटवर्किंग में अगर हम आगे चलते हैं, हमने कहा भाई कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर, क्या आर्किटेक्चर उसका होता है स्विचिंग, जिसमें सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग आपकी आ जाती है। नेटवर्क स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं, यहीं पर आपके ओएसआई लेयर वगैरह की हम बात कर लेते हैं।
OSI लेयर की जो 7 लेयर्स, OSI मॉडल की जो 7 लेयर्स आपके पास हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, उन तमाम 7 लेयर्स की बात हमें करनी पड़ेगी। हो सकता है यहां पर कुछ दिया हुआ नहीं हो, ठीक है। इसके अलावा फ्रेमिंग और रीट्रांसमिशन एल्गोरिथम्स। फ्रेमिंग बेसिकली तो ये कंसेप्ट हमारे लेयर्स के अंदर है, लेकिन ठीक है, लेयर्स के कुछ चीज़ों को यहाँ पर नाम दे दिया गया है। अगर हम नाम नहीं देंगे तो भी हमें ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। ओके, देन हम पढ़ते हैं अपनी मल्टीपल एक्सेस एंड अलोहा, जो मैक लेयर है उसकी बात अपन करते हैं। CSMA/CD, किस तरीके से कॉलिजन डिटेक्ट होगा, कॉलिजन डिटेक्ट जब होगा तो उसको किस तरीके से हम मैनेज करना है, किस किस तरीके से कॉलिजन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं, वो तमाम एल्गोरिथम्स। हाई स्पीड लेंस, जो भी हाई स्पीड लेंस आपकी है, FDDI वगैरह की जो अपन बात करते हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। टोपोलॉजीज, ब्रॉडकास्ट, राउटिंग एंड स्पैनिंग ट्रीज। राउटिंग एंड स्पैनिंग ट्रीज के साथ ही आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, नेटवर्क लेयर आ गया। नेटवर्क लेयर के अंदर हम तमाम राउटिंग और IP एड्रेस रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। इसके अलावा हो सकता है इसमें कोई चीज़ नहीं हो, जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। ऐसे एग्जाम्स के अंदर आप वर्ड टू वर्ड नहीं चल सकते, ये बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत डिटेल में आपको नेटवर्क लेयर पर जाना पड़ेगा, आपको नेटवर्किंग के अंदर जाना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर अपन बात करते हैं, हम यहाँ पर TCP/IP स्टैक की बात कर रहे हैं, IT नेटवर्क्स एंड इंटरनेट, DNS, फायरवॉल्स, इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन के साथ ही हम जितनी भी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उनकी बात करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी के इश्यूज की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर अपने पास यहाँ पर आ गया है। TCP/IP, नेटवर्क मैनेजमेंट एंड इंटरऑपरेटिबिलिटी, मीन्स ऑलमोस्ट आपका पूरा नेटवर्किंग, जो नेटवर्किंग हम किसी भी अच्छी स्टैंडर्ड बुक के अंदर पढ़ते हैं, भले आप फॉरोजन की बात करें, चाहे आप स्टर्लिंग की बात करें, चाहे आप टेननबम की बात करें, किसी भी अच्छी बुक, एक कोई भी अच्छी बुक अगर हम ले, शुरू से आखिर तक अगर हम उस बुक को पढ़ें तो जितने टॉपिक्स उसके अंदर हैं वो तमाम टॉपिक्स हमारे सिलेबस के अंदर आ जाते हैं। और एक अच्छे स्टैंडर्ड के एग्जाम के अंदर हमें उनके जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनके हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं पेपर 2 के ऊपर। पेपर 2 का जो पहला पार्ट है वो हमारे पास है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। ये पार्ट अपना बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि प्रोग्रामर के अंदर भी था। तो इसके अंदर जो पहला पोर्शन आपके पास है, हम देखें तो सिस्टम कंसेप्ट्स अपने पास है, सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पास है, एलिमेंट्स, बाउंड्रीज, टाइप, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, रिकॉग्निशन ऑफ नीड, फिजिबिलिटी स्टडी, प्रोटोटाइपिंग, रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम प्लानिंग एंड टूल्स। टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, DFD, डेटा डिक्शनरी, डिसीजन ट्री, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, डिसीजन टेबल्स वगैरह वगैरह। और थोड़ा आगे हम बढ़े, IPO चार्ट अपने पास है, स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू, इनपुट आउटपुट, फॉर्म डिजाइन, मतलब क्या हो गया, कंप्लीट डिजाइनिंग पार्ट अपने पास है। ये वाले पार्ट को हम एनालिसिस वाला पार्ट मान सकते हैं, सेकंड पार्ट हमारा डिजाइन का पार्ट हम मान सकते हैं, जो यहां पर अपने पास है। तीसरी चीज हमारे पास है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। जैसे हम सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल की बात करते हैं, ये जो टर्म आपके पास है, ये टर्म आपको सैड से थोड़ा अलग ले जाती है, ये टर्म आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ लेकर जाती है। देखिए, सिस्टम एनालिसिस डिजाइन क्या है, जब हमने जस्ट हमारा सिस्टम डेवलप होना चालू हुआ था, हमारे पास पहले मैनुअल सिस्टम थे, हम जब कंप्यूटर साइंस की तरफ बढ़ने लगे तो हमारे पास नई चीज आई कि भाई कैसे हम इस सिस्टम को मैनुअल से ऑटोमेटेड में कन्वर्ट करें। वहां पर हमारी सैड काम आने लगे, वहां पर हम सैड को काम में लेने लगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हमारी मैच्योर होने लगी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टर्म आया। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है से चालू होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंसेप्ट क्या है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के किस किस तरीके से कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उन तमाम चीज़ों की अपन बात करते हैं इन दो टर्म्स के अंदर। वापस से सिस्टम एनालिसिस, फिजिबिलिटी स्टडी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, प्लानिंग, सिस्टम एनालिसिस, टूल्स एंड टेक्निक्स, एनालिसिस का कंप्लीट पार्ट आपका आ जाता है।
देन आपका सिस्टम डिजाइन, सिस्टम डिजाइन के अंदर आप यहाँ पर लॉजिकल डिजाइन, फिजिकल डिजाइन की बात आप कर लेते हैं। हर तरीके के डिजाइन कंसेप्ट जो आपके पास है, मॉडुलर डिजाइन, डेटा डिजाइन, प्रोसीजरल डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। ये डेटा डिजाइन अगर आपने डीबीएमएस के अंदर उतने डेप्थ में पढ़ा है, वही डेटा डिजाइन बेसिकली हमारे पास यहाँ पर है। जिस तरह डेटा डिजाइन हम डीबीएमएस में करते हैं कि हमारे पास ईआर डायग्राम है, ईआर डायग्राम से हम टेबल्स को जनरेट करते हैं, उसी डेटा डिजाइन को यहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंटेक्स्ट में हम पढ़ते हैं। देन आपके पास आता है सिस्टम डेवलपमेंट, कोड और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कोड, प्रोग्राम डिजाइन पैराडाइम, एफिशिएंसी कंसीडरेशन, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन एंड टेस्टिंग, टेस्टिंग मेथड्स, आप क्यों टेस्टिंग करते हैं, कितनी तरीके की टेस्टिंग होती है, दुनिया भर की टेस्टिंग होती है, क्या क्या टेस्टिंग करना होता है, आपको जितने भी 20-25 आपके आइटम्स हैं जो कि हमें टेस्ट करने होते हैं, दुनिया भर की टाइप की टेस्टिंग है, वो तमाम टेस्टिंग हमारे सिलेबस में मान के चलते हैं। एट लास्ट हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस के अंदर कौन कौन टाइप के मेंटेनेंस होते हैं, मेंटेनेंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस किस चीज़ को मेंटेन किया जाता है, मेंटेनेंस में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ये तमाम चीज़ें हमारे पास मेंटेनेंस के अंदर आती है। तो एक बहुत बड़ा पोर्शन सैड का हमारे पास है। और प्रोग्रामर में जो लोग प्रोग्रामर की तैयारी कर रहे थे, उनको ये महसूस हुआ कि शायद सैड एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, सबसे ज़्यादा गलती के चांसेज होते हैं। इसलिए इस टॉपिक को हमें बहुत ही थॉरोली और बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होता है। यहां तक का जो पोर्शन था वो और प्रोग्रामर का पोर्शन एग्जैक्टली सेम है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो फोर्थ पोर्शन जो कि हमारे एसीपी के अंदर है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोग्रामर के अंदर जावा सब्जेक्ट था, यहां पर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। मुझे कई स्टूडेंट्स ने बताया कि कई यूट्यूबर्स के इस तरीके के स्टेटमेंट्स थे कि भाई ये तो पढ़ लेना। यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंप्लीटली प्रैक्टिकल टॉपिक है। कंप्लीटली आपके न्यूमेरिकल्स भी इसके अंदर है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तमाम चीजें जो कि एक एक्सपीरियंस डेवलपर को होती हैं, वो चीजें इसके अंदर आती हैं। भले ही आप कंप्लीट शेड्यूल की बात करें, चाहे आप किसी भी तरीके से आप मैनेजमेंट की बात करें, जो 4 P's का मैनेजमेंट आप करते हैं, पीपल, प्रोसेस, प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट, उन तमाम मैनेजमेंट की बात करें, वो तमाम चीजें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आ जाती हैं। अगर हमने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लाइटली ले लिया तो एसीपी के एग्जाम हमें परेशान करेंगे। ये सबसे ज्यादा ऐसा टॉपिक है जिस पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है। तो साथियों, एक बार इसको अगर हम देख के चलें, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, वो कंसेप्ट, मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम, क्या क्या मैनेजमेंट के स्पेक्ट्रम है, क्या क्या मैनेज किया जाता है। हमने कहा भाई पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट, 4P की हम बात करते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट मैट्रिसेस, मैट्रिसेस से हमारा मतलब है मेजरमेंट्स, किस तरीके से हम उसको मेजर करेंगे। हालांकि बहुत मामूली टेक्निकल डिफरेंस है मेजरमेंट और मैट्रिसेस के अंदर, लेकिन अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो हम कहते हैं भाई हाउ टू एवैल्यूएट द प्रोग्रेस, हाउ टू इवेल्युएट द थिंग्स, कितनी एरर्स हैं, किस तरीके से हम उसको चूज करेंगे, इस तमाम चीज़ें हम मैट्रिसेस के अंदर पढ़ते हैं। प्रोसेस की मैट्रिसेस, प्रोजेक्ट की मैट्रिसेस, प्रोडक्ट की मैट्रिसेस, तमाम तरीके की मैट्रिसेस की हम बात करते हैं। अलग अलग तरीके की मैट्रिसेस हमारे पास आती है। सॉफ्टवेयर मेजरमेंट, साइज ओरिएंटेड मैट्रिसेस, मेजरमेंट्स साइज ओरिएंटेड से मतलब क्या है, हम लाइन ऑफ कोड की बात करते हैं, किलो लाइन ऑफ कोड की बात करते हैं कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट सपोज 10,000 लाइन का है, हम उस तरीके से डिफाइन करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, फंक्शन पॉइंट ओरिएंटेड। फंक्शन पॉइंट से बेसिकली अगर हम मोटे तौर पे मान के चले तो हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, कितने इनपुट है, कितने आउटपुट है, उनसे रिलेटेड मैट्रिसेस। तो इस जगह पर हालांकि वर्ड्स लिखे हुए नहीं है, लेकिन अगर आप पिछले पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे टेक्निकल और
न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है, लाइक कोकोमो के क्वेश्चंस भी है, कोकोमो 2 के क्वेश्चंस भी है, साइज एस्टिमेशन के क्वेश्चंस भी है। ये तमाम चीज़ें जो आप साइज एस्टिमेशन की बात करते हैं, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, अभी तक जो हमने देखा है इसमें कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो तमाम चीज़ें हमारे पास सिलेबस के अंदर है। क्योंकि जैसे ही आपने कहा इन 4 P's को मैनेज करना है, तो तमाम चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। देन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स, सॉफ्टवेयर के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस तरीके से आप डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोजिशन टेक्निक्स क्या हैं, एम्पिरिकल एस्टिमेशन मॉडल्स, कौन कौन से मॉडल्स हैं जिनके थ्रू कि आप एस्टिमेशन करते हैं, जो कोकोमो 2 वगैरह जो अपन बात कर रहे थे, रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट, प्रोएक्टिव मैनेजमेंट, रिएक्टिव मैनेजमेंट, किस तरीके से आप प्रोएक्टिवली रिस्क को मैनेज करेंगे, रिस्क मिटिगेशन क्या है, कैसे कौन कौन से रिस्क एलिमेंट्स हैं, क्या किस किस चीज़ की रिस्क होती है किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, ये तमाम चीज़ें हमारे सिलेबस के अंदर आती हैं। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्शन शायद डबल वाल लिख दिया है, रिस्क रिफाइनमेंट, किस तरह से रिस्क को रिफाइन करें, रिस्क मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, टाइम टाइम पर रिस्क को हमें मॉनिटर करना पड़ेगा, उसे मैनेज करना पड़ेगा। लास्ट जो हमारा लिखा हुआ है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड ट्रैकिंग, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग ट्रैकिंग के साथ ही इसका कंट्रोलिंग आ जाता है। एक शेड्यूल आपने बनाया कि इस प्रोजेक्ट को 6 महीने में कंप्लीट करेंगे, अब हमें उसको लगातार मॉनिटर करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा, 15 दिन में ये काम कंप्लीट होना है, अगले 15 दिन में ये कंप्लीट होना है, और किस तरीके से हम उन्हें मैनेज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड तमाम टूल्स आपने पढ़े होंगे अपने बीटेक एमसीए के अंदर, सीपीएम, पर्ट वगैरह की, गैंट चार्ट वगैरह की जो आप बात करते हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर हमारे सिलेबस के अंदर आ जाती हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं क्वालिटी एश्योरेंस की। देन हमारे पास है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जिसे आप चेंज मैनेजमेंट या वर्जन मैनेजमेंट कहते हैं। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो किसी भी सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए जिस प्रोसेस की आप बात करते हैं, जिन जिन स्टेप्स से होकर आप निकलते हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर हमारे पास है, जो कि एक्सपीरियंस मांगती है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाने वाले को एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो चीज़ें हमें पता चलती हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि केवल और केवल हम इसको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मानकर नहीं चले। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें एसीपी के पेपर को क्रैक करना है, तो हमें इस पर्टिकुलर मॉड्यूल या पूरा कहें इस पेपर के अंदर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंटली काम करना पड़ेगा, पूरी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो साथियों, ये केवल हमने एक इंट्रोडक्शन पार्ट एसीपी के सिलेबस का रखा था। कई बच्चों के क्वेश्चन मैसेजेस मेरे पास थे कि हम एसीपी के पूरे सिलेबस को एक बार डिस्क्राइब कर लें, इसलिए हमने ये चीज़ें डिस्कस की। एक और बात जो हमारे पास है, लॉजिक पेस का बैच। लॉजिक पेस का जो ऑफलाइन बैच है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 15 जुलाई से। 15 जुलाई 2024 से 7 AM टू 9 AM, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक। लॉजिक पेस का एसीपी का नया ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैच, ये बैच लाइव भी होगा। आप में से काफ़ी साथी ऐसे होंगे जो आ नहीं सकते। लॉजिक पेस की ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के ऊपर आप लाइव कोर्स ले सकते हैं, 7 से 9 लाइव चलता है। आप अपने क्वेश्चंस भी रेज कर सकते हैं। जो बोर्ड पर हम लिखते हैं उसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाती है। पूरी टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज एंड मॉडल पेपर्स का कंप्लीटली हमारे सिलेबस के अंदर, हमारे कोर्स के अंदर हम रखते हैं। ऑफलाइन जो कोर्स है, ऑफलाइन की फीस रखी गई है 16,000, और जो ऑनलाइन कोर्स की फीस है लाइव प्लस रिकॉर्डेड
अगर आप सुबह नहीं देख पाएंगे तो ये आपके रिपोजिटरी में रिकॉर्डेड में चला जाएगा, और लाइव प्लस रिकॉर्डेड की कंप्लीट फीस है 6000। जिन्होंने लॉजिक पेस का प्रोग्रामर का कोर्स पहले लिया हुआ है वो अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड, जिन्होंने प्रोग्रामर का कंप्लीट प्रोग्रामर का लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स लिया हुआ है वो अगर एसीपी का कोर्स लेना चाहते हैं तो उनको 75% का डिस्काउंट दिया गया है। तो जल्दी कीजिए, 15 जुलाई से हम नया बैच चालू करने जा रहे हैं। नमस्कार।